अच्छा, तो प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज क्या है? अब यहाँ पे एल्ट्रुइज्म जो है इसकी बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये नॉर्मल जो टर्म है, मेडिकल टर्म है, ये यूज होता है नर्सिंग में स्पेशली। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपल ये है कि हम किसी को लेट सपोज अगर वैल्यू देते हैं या उसकी मतलब उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सही है। जब उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं ताकि वो क्या हो, वो वेल बीइंग हो, उसकी वेल बीइंग के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पेशेंट वेल बीइंग, सही। उसकी वेल बीइंग के लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो अब इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस altruism is reflected by the one nurse concern for the इन तीन चीजों के बारे में जो नर्स का कंसर्न होता है वो इसी को कहते हैं। लेट सपोज वेलफेयर ऑफ द पेशेंट, के पेशेंट के लिए हम क्या जो फलाह बहबूद के काम होते हैं कि पेशेंट के लिए किया जाए, पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। दूसरा है अदर नर्स, दूसरे नर्स के लिए भी हमारी कंसर्न होती है। हमारे पास कुछ और नर्स होती है, वो बात नहीं कर सकती, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीजें अवेलेबल है, हमारे लिए ये रिसोर्स ये फैसिलिटीज है, तो वो नर्स के लिए क्यों नहीं है, तो हम उनके लिए भी बात करते हैं। एंड द अदर हेल्थ प्रोवाइडर, हमारे पास HCAs भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी होते हैं, तो हम उनकी भी कंसर्न रखते हैं कि उनके लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि, और इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट करें। अच्छा, दूसरा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी आप बहुत दफा सुना है आपने कि ऑटोनॉमी, क्योंकि ये यूनिट 2 FON2 का है और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑटोनॉमी पढ़ा है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपने क्या करना है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हमने क्या खुद को सेल्फ डिटरमाइन करना है कि मतलब मेरी मुझे क्या जरूरत है, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप खुद सेल्फ डिटरमाइन करें कि आपको किस चीज की जरूरत है जिससे आपकी हेल्थ क्या हो, इनहांसमेंट हो, हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ बेहतरी की तरफ जाए, टू प्रमोट योर सेल्फ। अच्छा, प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट द ऑटोनॉमी व्हेन द नर्स रिस्पेक्ट patient right to make decision about their health। मतलब इसमें यह है कि नर्स जो है वो ऑटोनॉम होता है, जैसे कि क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑटोनॉमी पे, सही। तो ऑटोनॉमी क्या है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ये राइट देते हैं कि आप डिसाइड करें अबाउट योर हेल्थ, मतलब वो अपने हेल्थ के बारे में डिसीजन ले सकती है। मतलब वो उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे। लेट सपोज अगर हम बात करें, सम टाइम वी नीड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, जब हम वो एडमिनिस्टर करते हैं सम टाइम पेशेंट क्या करता है, वो रिफ्यूज करता है। तो रिफ्यूज करना ये उसका राइट है, अगर वो रिफ्यूज करे तो इट्स ओके, क्योंकि दे हैव सम राइट्स। तो अब ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट के राइट्स क्या होते हैं, तो उसको आप राइट्स देते हो उसको नर्सिंग केयर में, कि नर्सिंग केयर में अगर उसकी डिसीजन क्या है, वो क्या चाहती है, उसके लिए क्या बेस्ट है, वो भी आप करें, मतलब उसकी विशेष को भी आप देखें। ऐसा नहीं है कि हम बस मैंने ये काम करना है। तो पेशेंट की जो राइट्स है, जो वो नर्सिंग केयर में वो कुछ डिसीजन चाहते हैं, तो आप उसको दें, उनको रिस्पेक्ट दे कि जी आप बोले कि आप क्या चाहती हैं, आप किस तरह आपको फैसिलिटेट करें, ठीक है। तो सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। ह्यूमन डिग्निटी की जब बात करते हैं, डिग्निटी कहते हैं जिसे हम वकार की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट वर्थ, आपने क्या करना है, जितनी भी हम पीपल्स की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो उसकी जो है उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन, क्योंकि हर पॉपुलेशन जो है ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, इंपॉर्टेंस होती है, हर एक इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो आपकी, मतलब आपका जो भी आप वहां पे काम कर रहे हो, बीइंग अ प्रोफेशनल काम कर रहे हो। दूसरा हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द नर्स वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एंड विथ ऑल एंड कोलीग्स की हम बात करते हैं। मतलब ह्यूमन डिग्निटी क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है जब हम क्या करते हैं, नर्स वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑल पेशेंट्स
एंड कुलीग्स, मतलब जो जितने भी पेशेंट्स हैं और हम कुलीग्स में भी हम क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी होती है ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह उनकी वैल्यू क्या है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट क्या है। अगर हम उनको रिस्पेक्ट वैल्यू देते हैं तब जाके हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो नर्सिस हो या कुलीग्स हो, हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि हम उनको वैल्यू देते हैं। सिंपल इज दैट, अगर हम ये एग्जांपल दें कि जैसे अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की बात करते हैं, तो हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों? हम उनको वैल्यू देते हैं। जब इतना वैल्यू देते हैं तो उस तरह हम रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह बिहेवियर करते हैं उनके सामने, सही है। तो बिहेवियर जो है ये हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, डिपेंड ऑन योर सराउंड एंड वेयर यू आर लिविंग इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। जब हम जहाँ पे रहते हैं और वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो हमारी मेंटालिटी है, वो हमारे एडप्टेशन है कि किस तरह हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव चीज़ें की तरफ अट्रैक्शन आपकी ज़्यादा हो। जब पॉजिटिविटी आती है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाती है। अच्छा, तो ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ पे है इंटीग्रिटी की बात करते हैं। ये कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजीज है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ डिस्कस किए जाए कि ये क्या होते हैं। acting in accordance with and the appropriate code of value, code of ethics and standard of the practice। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो भी हम एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो वो हम अकॉर्डिंग टू जो कोड ऑफ एथिक्स है, सही है। और दूसरा जो हम जो स्टैंडर्ड है उसको एक्सेप्ट करते हैं ऑफ द प्रैक्टिस। तो ये भी देखते हैं कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? कोड ऑफ एथिक्स सिंपल ये होते हैं कि जो गाइडलाइन होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, सही है, उसी को फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं टू द एम्प्लॉयज या टू द स्टूडेंट्स, टुवर्ड स्टूडेंट्स, ताकि उसको फिर हम कंडक्ट कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स में क्या है कि हम उनके लिए वो जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड होती है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत स्टैंडर्ड होती है, एक हमारे पास प्रिंसिपल्स होती है, गाइडलाइन होती है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स इज honest and provide care based on an ethical framework that is accepted with their profession। सिंपल सी बात है कि जो इंटीग्रिटी होती है, मतलब आप जिस तरह केयर प्रोवाइड कर रहे हो टू द पेशेंट, लेकिन आप में क्या होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस जो है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसमें नर्स को हॉनेस्ट होना चाहिए। जितना सिंसियर होगा, जितना हॉनेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। नाउअडेज अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखा जाए, अगर नर्स है जो असाइन नर्स होता है, मतलब उसमें इस तरह की इंटीग्रिटी नहीं होती को जो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू, जो कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया है कि आपने पेशेंट की राइट्स को देखना है, पेशेंट को इक्वल केयर प्रोवाइड करना है, क्वालिटी ऑफ केयर देना है, आपने हॉनेस्ट रहना है। तो ये सारे इंटरवेंशन फिर आप करते हो। अगर इसमें आप हॉनेस्ट नहीं हो, नाउअडेज अगर आप देखें तो हमारे पास जो जितने भी स्टाफ नर्स है वो ऑन ड्यूटी वो क्या होते हैं, वो अपने मोबाइल फोन में लगे होते हैं। मतलब हमारी सिंसियरिटी, हमारी ऑनेस्टी कहाँ चली गई? तो इंटीग्रिटी मतलब होनी चाहिए एक नर्स में, कि उसमें इंटीग्रिटी हो ताकि वो हॉनेस्ट हो, सिंसियर हो और अकॉर्डिंग टू दी जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके वो काम करें, क्योंकि वो हमारे एथिक्स हमें बताते हैं, अखलाकियात बताते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं कि सोशल जस्टिस क्या होती है, कि जो हम इंसाफ की हम बात करते हैं, तो इसमें ये है कि आपने क्या करना है, अपहोल्डिंग मॉरल्स, जो अखलाकियात हैं उसको आपने अपहोल्ड करना है। मतलब आप में अखलाकियात होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि आप बात करें, इट्स ओके, आप जो भी बात करें आप करें विद, मतलब आपकी जो मॉरल्स है आप मॉरल्स के साथ बात करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि अखलाकियात के दायरे से आप बाहर चले जाओ। तो ये आपने क्या करना है, अपहोल्डिंग द मॉरल्स। दूसरा है लीगल, मतलब लीगल होना चाहिए। जो भी आप मतलब जस्टिस इंसाफ की बात करें कि ये चीज लीगल है, ये होता है। जैसे अगर हम सोसाइटी में नाउअडेज देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की हम अगर अदालत में बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इंसाफ मिलता है, और वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे किस तरह लीगली वो चीज़ किस तरह है, वो लीगल है या नहीं। या सम टाइम हम पेशेंट को केयर देते हैं,
सही है, तो हम ये देखते हैं कि मतलब ये लीगली सही है या नहीं। जैसे लेट सपोज अगर हम बात करते हैं, हम पेशेंट की प्रोसीजर करते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्म कंसेंट। अगर आप पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते, इजाजतनामा जो कहते हैं, और इजाजतनामा इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर अगर आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो ये लीगल नहीं है, मतलब ये गलत है। तो आपने लीगली जो काम लीगल है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। तो ये जस्टिस है, सोशल जस्टिस है कि उनको इंसाफ मिले। सही कि यार लीगली भी उसको देखा जाए। ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम ह्यूमनिस्टिक से हम मतलब हम दूसरों के लिए अपने दिल में दूसरों के लिए प्यार रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम ह्यूमनिस्टिक कहलाते हैं। कि ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल क्या होती है, किस तरह दूसरों के साथ हम प्यार रखते हैं, उनके एहतराम करते हैं। द वैल्यू इज रिफ्लेक्ट इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स वर्क टू ensure the equal treatment under the law and the equal access to quality of care. Simple is that. देखो जो लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो एक क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये क्या होती है कि ये जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस भी होता है कि हम किस तरह एक पर्सन को इंसाफ दिलवाते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर दो पेशेंट हैं और दोनों पेशेंट को अगर इक्वल केयर मिल रही है, और केयर वो कि क्वालिटी ऑफ केयर हो, ऐसा नहीं हो कि ये ज्यादा मतलब अगर हम देखें कि ये पेशेंट पठान है और ये दूसरा है, तो नहीं, दोनों आपके लिए सेम है और आपने दोनों को इक्वल केयर प्रोवाइड करना है, और वो केयर जो क्वालिटी ऑफ केयर हो। तो इसी को कहते हैं कि हम किस तरह जो है उस वैल्यू के लेके जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास सोशल जस्टिस होते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन वैल्यूज। अब सोर्स क्या होती है नर्सिंग प्रोफेशन वैल्यूज की? तो ये सोर्स हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सिंग से आती है, जो वैल्यूज है कि कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सिंग। क्योंकि जितने भी हम प्रोफेशनल जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि कोड ऑफ एथिक्स, नर्सिंग एथिक्स में हम आपको पढ़ाते हैं। मतलब ये कोड ऑफ एथिक्स वो होते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मतलब बनाए होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होती है, ताकि उस प्रिंसिपल को हम उस लोगों के लिए बनाते हैं ताकि जिनमें ये अप्लाई किया जाए। जब जिनको इस पे लेके आते हैं या जो इस पे जिनके लिए जिन पे इंटरवेंशन करते हैं, तो उसी को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, और ये कोड ऑफ एथिक्स है। सही है, तो कोड ऑफ एथिक्स ये सिंपल है कि प्रिंसिपल होते हैं जिसको पहले से हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। जैसे न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उसको कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाते हैं, मतलब आपने ये करना है, जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि उस तरीके से वो काम करें। अच्छा, दूसरा नर्सिंग एक्सपीरियंस। जितना भी आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस होता है तो उसके थ्रू भी वैल्यूज आती है। लेट सपोज अगर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी इस फील्ड में हूँ, तो इट्स मीन कि यहाँ से पता चल जाता है कि एक्सपीरियंस से जो वैल्यू का पता चलता है। सिंपल इज दैट के किस तरह वो वैल्यू देता है। फ्रॉम टीचर, समटाइम हम टीचर से सुनते हैं कि एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन जो है आपने लेना है, और उसकी वैल्यू टीचर से आपको पता चल जाता है कि क्या वैल्यू है। दूसरा हमारे पास है फ्रॉम पीर्स। मतलब पीर्स की जब हम बात करते हैं कि हम और लोगों से, अपने ग्रुप से, अपने गैदरिंग से, लोगों से भी ये बात सुनते हैं कि हाँ भाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज सिलेक्ट करो, ये वैल्यूएबल है। सही, तो वहाँ वैल्यूज वहां से भी हमें मिलती है कि क्या वैल्यूज है उसकी। कुछ लोग आपने देखा होगा कि नर्सिंग में आते हैं कि फलां ने मुझे बताया कि नर्सिंग में जाओ, खुद से नहीं पता उसको, मतलब किसी ने बताया, किसी ने वैल्यू दी है, तो वो पीर्स होता है। सही, जो दूसरे लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि यार नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, यू शुड गो देयर, आप वहां जाओ और आप वहां पे एडमिशन करो, तो उस वजह से भी इस वैल्यू का पता चल जाता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा जेन वेटसन, हाँ जेन वेटसन इंपॉर्टेंस वैल्यू। अब जेन वेटसन की क्या थ्योरी है, उसने क्या कहा है कि उसने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द सर्विसेज। मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है। बिल्कुल हाँ, मतलब लेट सपोज अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपकी कमिटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है कि हाँ मैंने 2 साल तक आपके साथ रहना है, 2 साल में मैं आपके साथ काम करूंगा, और ये अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स
जो कोड ऑफ इथिक्स के उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूंगा। और आप में फिर इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए और फिर अपनी सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है। डिग्निटी वर्थ ईच पर्सन। अब डिग्निटी मतलब एंड वर्थ ईच पर्सन, हर एक पर्सन की अपनी वर्थ होती है। नर्स को ये नहीं पता कि मेरा वर्थ क्या है, क्योंकि नर्स का वर्थ, नर्स मतलब नाउअडेज आपने सुना होगा कि नर्सेज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रोफेशन से। व्हाई? बिकॉज वो समझते हैं कि हमारा वर्थ ही नहीं है। मतलब मैं कहता हूं कि नर्स का जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है, उसकी डिग्निटी, उसका वकार बहुत है। क्यों? क्योंकि बीएसएन सिंपली मैं कहता हूं कि बीएसएन इज अ पार्ट ऑफ एमबीबीएस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीएसएन एंड एमबीबीएस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सिंपल इज दैट। तो सिर्फ कम्युनिकेशन का डिफरेंस है, बाकी स्टडी हमारी सेम लाइक दिस, मतलब उस तरह स्टडी हमारी। तो जिस तरह बीएसएन एमबीबीएस पढ़ते इस तरह हम भी करते हैं। तो हमारा वर्थ क्या है कि हमारा वर्थ, हम बीएसएन करते हैं, बीएसएन के बाद एमएसएन करते हैं, मतलब हमसे एक ऐसा हम बन सकते हैं कि हम पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं। पोस्ट जो हमारे पास डॉक्टरेट होता है वो भी हम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नर्स का जो है वो उसकी अपनी डिग्निटी है और अपना वर्थ है। तो आप इस चीज को मेक श्योर करें और अपने फील्ड से सेटिस्फाई हो जाए। कमिटमेंट ऑफ द एजुकेशन। आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन साइड पे जब आप जाते हो तो वहां पे भी आपकी कुछ कमिटमेंट होती है। सही है कि मैंने ये कमिटमेंट करनी है, क्योंकि वो जो हमारे पास जो जेन वर्सन है ये उसने कहा है कि ये वैल्यू है, असल में ये सारी वैल्यूज हैं कि बिल्कुल हाँ, मैं एजुकेशन में जाता हूँ, बीएसएन के जाता हूँ तो वहां पे एफिडेविट पे साइन करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो वो चीजें हम रिटर्न में भी दे सकते हैं। तो उसमें हम ये लिखते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है, आप 4 साल हमारे साथ पढ़ोगे और ये एक प्रोसीजर है, ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो कमिटमेंट हो जाती है, फिर आप 4 साल तक उनके साथ इनरोल होते हो, एंगेज होते हो अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट। अच्छा, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। तो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी क्या होती है कि प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मतलब ये है कि प्रोफेशनली हम ऑटोनॉम होते हैं, मतलब हम जो डिसाइड करते हैं, जहां स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इतनी ऑटोनॉमी है कि हर एक को चाहिए कि जिस प्रोफेशन में जाए अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, मतलब उसके जो राइट्स हैं वो जहां जाना चाहिए, दे हैव सम राइट्स टू गो देयर, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाइंग वैल्यूज। अब हम कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से किस तरह वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ बिहेवियर। हमारे कुछ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ बिहेवियर है हमारे, आप देखो तो हमारे रिवायात में है कि हमारे यहाँ पर्दे की बहुत ज्यादा वो है, शुरू से पर्दा चल रहा है, सही है, औरतों के लिए स्पेशली। तो औरतों जो फीमेल है वो शुरू से पर्दे में है, बोरके में होते हैं। तो ये सारा पर्दा क्योंकि शुरू से चलता है और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल्चरल थॉट्स एंड सम रूल्स। कुछ कल्चरल थॉट्स होती है, सम रूल्स होते हैं कि कल्चरल थॉट्स क्या होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे कल्चर में क्या है कि हमारे कल्चर में हम शलवार कमीज की बात करते हैं, तो ये हमारे कल्चर थॉट्स है कि हमने किस तरह बातचीत करना है, किस तरह रहते हैं हम। तो ये सारे कल्चर थॉट्स होते हैं, उसी वजह से हम क्या करते हैं, उस चीज को वैल्यू देते हैं। देखो अगर हमारे कल्चर में क्या है कि हम शलवार कमीज पहनते हैं, तो उस चीज को हम वैल्यू देते हैं कि हम यहाँ पे शलवार कमीज में रहे और वो पहने। अच्छा, फैमिली को जो है, फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू देना, वहां से भी हमें वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैमिली से भी, क्योंकि वो चीजें फैमिली में चलती आ रही है। फैमिली में जो आपके जो अब्बू है वो अपने फादर को रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर आप उसको देख रहे हो तो आप भी अपने फादर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो फैमिली में भी ये चीजें चलती हैं। दूसरा है सोसाइटी, माशरे में। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो लिसन, सुने, सोसाइटी की जब बात करते हैं तो माशरे में क्या होता है कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम अगर कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और वैल्यू देते हैं। फिर यहाँ से भी वैल्यू आइडेंटिफाई होती है कि हमारे माशरे में इन लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो नेक्स्ट
अच्छा, दूसरा हमारे पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कल्चर हेल्प इन द वैल्यू ऑफ क्लैरिफिकेशन। किस तरह हम कल्चर में हेल्प करती है कि हमारी वैल्यू क्लैरिफाई हो, क्लैरिफिकेशन हो। किस तरह क्लैरिफिकेशन होगी? तो सिंपल, चूजिंग। फर्स्ट वन इज चूजिंग। चूजिंग मीन बिलीव चूजन विद आउट एनी प्रेशर। मतलब आपको जो बिलीव है, जो भी बिलीव है, आप उसको चूज करते हो विदाउट एनी प्रेशर। मतलब किसी के दबाव में आके आप किसी के बिलीव पे यकीन नहीं करते, चूज नहीं करते। विदाउट एनी प्रेशर आप क्या करते हो? बिलीव को चूज करते हो। जैसे अगर मुसलमान है तो हम मुसलमान हो जाते हैं कोई प्रेशर के बगैर, सही है। तो वो कुछ हिंदू लोग हैं तो उनमें भी कोई प्रेशर नहीं है, तो वो अपने दिल से इस्लाम कबूल करते हैं और उनको मतलब ये हक है कि वो चूज करें, कोई भी चूज कर सकता है। अच्छा, प्रेजिंग, तो यहां भी हम बात करते हैं सेकंड टर्म, वो ये है कि चूजन बिलीव एंड प्रेजिंग। मतलब जब भी आप कोई बिलीव चूज करते हो फिर उसकी तारीफ करना, उसको मतलब देखना कि यार ये मेरा अच्छा है, ये मेरे लिए ये जो चीज़ है ये गुड है। लेट सपोज अगर मैं सोचता हूँ अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमने चूज किया है, सही है, हम बिलीव है मुसलमान है, हमारा ये यकीन है कि हम मुसलमान जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तो प्रेजेंट में क्या होता है कि हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ सही है, इसको करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि उसके लिए फिर आप एक्टिंग करते हो। एक्टिंग मीन चूजिंग द बिलीफ एंड इनकॉर्पोरेटेड इन वन बिहेवियर रिपीटेड कॉन्स्टेंट इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ। फिर उस बिहेवियर को आपने क्या करना है? अपने लाइफ में कंटिन्यू करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि नमाज इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन पढ़ते हो फिर नहीं पढ़ते, उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आते हैं और कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, रिपीटेड करते हैं। सुबह की नमाज पढ़ते हैं, दोपहर की भी पढ़ते हैं, असर की भी, मगरिब की भी और शाम की भी। तो ये क्या होता है कि ये रिपीटेड होता है कंटिन्यूसली, तो इसी को कहते हैं कि एक्टिंग। सिंपल इज दैट। डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है, नेक्स्ट करें कि इससे भी हमारी जो वैल्यू है वो क्लेरिफाई हो सकती है। अच्छा, वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन इन द नर्सिंग केयर सिचुएशन। मतलब हमारे पास वैल्यू जो है किस तरह कॉन्फ्लिक्ट करती है और किस तरह उसकी रेजोल्यूशन हम करते हैं। तो रेजोल्यूशन मतलब जो सिचुएशन आती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है नर्सिंग केयर में, तो उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना, किस तरह हम रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, किस तरह ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है कि डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? तो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि डिसएग्रीमेंट और इनकम्पेबिलिटी बिटवीन द टू इंडिविजुअल। मतलब डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू आइडियाज, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि उसमें डिसएग्रीमेंट होता है कि वो एग्री नहीं होती। जब एग्री नहीं होते तो इट्स मीन दैट कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा, दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मुझे मल्टीमीडिया से पढ़ा। डिफरेंट आइडियाज है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अच्छा, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नर्सेज में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, किस तरह आता है? यहाँ पे है नर्स विद अदर नर्स, नर्स के दूसरे नर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, सही, अकॉर्डिंग टू दी नर्सिंग केयर हो या व्हाटएवर जो भी है। दूसरा, नर्सेज विद अदर प्रोफेशनल, नर्सेज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अदर प्रोफेशनल जो होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, तो उनके साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास नर्सेज विद द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और एंड देयर फैमिली, जो पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे है रिजोल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट तो होती है, वी नो दैट, बट वी नीड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने किस तरह रिजोल्व करना है, तो वो यहां से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट को, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको खत्म कर सकते हो। तो यहां पे है कि गुड कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपकी कम्युनिकेशन गुड हो, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। अच्छा, नाउ आपने देखी कि हमारे हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो वहां भी
कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उसकी वजह से जो डिसएग्रीमेंट होती है, चीजें खराब हो जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एंड सेकंड वन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्क एनवायरनमेंट। मतलब जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो जो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फ्री कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। वहां पे ऐसी कोई बात ना हो जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। तो इस तरह के एनवायरनमेंट पे आप काम करें। मैनेजरल सपोर्ट, जो मैनेजर होता है, मैनेजर सपोर्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजर समटाइम हमारे साथ होता है, उसकी सपोर्ट होती है ताकि वो जिस तरह भी इशू आता है तो उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसकी विद द हेल्प ऑफ द मैनेजर कोऑर्डिनेशन तो क्या होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। कोलैबोरेटिव वर्क क्या है कि हमने टीम वर्क करना होता है। जिस तरह हम टीम वर्क करेंगे तो हमारे टीम वर्क में क्या होगा कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबल टू चेंज, सही। तो हमने क्या करना है, इस तरह चेंज लेके आना है कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सही। तो फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल ना हो तो वहां पे प्रॉब्लम। लेट्स सपोज अगर हम अपनी बात करें, मैं अगर क्लास में टीच कर रहा हूँ और स्टूडेंट में स्ट्रिक्टनेस शो कर रहा हूँ, मैं ज्यादा तेज हो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रबर की बात करते हैं, अगर मैं भी खींचता हूँ और स्टूडेंट भी खींचते हैं तो क्या हो जाता है, रबर टूट जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा उसको छोड़ देना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। तो वहां से वो भी छोड़ेगा, तब जाके हम टीम वर्क करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। अच्छा, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सम टाइम हम तो काम कर रहे हैं एज अ नर्स, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होते कि यार मुझे अपने जॉब से, अपने फील्ड से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आती है। नेक्स्ट, बस यहाँ तक हमारा टॉपिक था। अगर इसके टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, आप थ्रू कमेंट हमें बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, जो आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच।